हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हो हमारी एक बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बुक में चैप्टर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी की क्या दशा थी। जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय हमारी क्या सिचुएशन थी, हम किस कंडीशन में थे, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, प्लासी वॉर हुआ था। प्लासी का वॉर हुआ था जिसमें हम लोग अंग्रेज़ों से हारे थे 1757 में। प्लासी वॉर में डिफीट के बाद लगभग पूरे इंडिया में ब्रिटिश रूल है वो लागू हो गया था 1757 में, और हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में। लगभग 190 साल तक अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप से भारत पर अपना शासन रखा, अपना रूल रखा। लगभग 200 साल का पीरियड है ये। 1757 में अंग्रेज़ों के अधीन हमारा लगभग भारत आ चुका था और 1947 तक ये रहा। 190 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमें पूरी तरह से लूटा। 200 साल तक हमारी इकोनॉमी लूटने के बाद हमारी क्या कंडीशन थी जब हम आज़ाद हुए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ये फर्स्ट टॉपिक है। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी में हम किस तरह से, मतलब इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरह से एक्सप्लॉइट हुई कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में बनाई गई थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी व्यापार करने के लिए। 1757 तक ये व्यापारी के वेश में रहे, लेकिन 1757 के बाद पूरी तरह से भारत इनके अंडर में आ गया था। तो उस कंडीशन में, उस दशा में, ब्रिटिश रूल में हमारे क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन हुए उसके बारे में ये टॉपिक है। पहला हेडिंग है इसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखो, एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की हमेशा से ही बैकबोन रही है, रीढ़ की हड्डी रही है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे इस सेक्टर को बहुत भारी एक्सप्लॉइट किया। किसके थ्रू किया? जमींदारी सिस्टम के थ्रू। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। इस सिस्टम के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जमींदारी सिस्टम क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़मीन के एक निश्चित टुकड़े को, एक निश्चित एरिया को किसी एक आदमी के स्पुर्द कर देते थे। जैसे कोई एक टुकड़ा ज़मीन का 100-200 किलोमीटर का एक एरिया किसी एक आदमी को दे देते थे ये लोग, और उस पर एक निश्चित अमाउंट रख दिया जाता था कि आपको साल भर के बाद इस एरिया के जो ज़मीन है उसकी रेंट के रूप में आपको इतने पैसे देने होंगे ब्रिटिशर्स को।
और जो ज़मींदार बनता था, जिस आदमी को वो ज़मीन का टुकड़ा मिलता था, वो आदमी अपनी उस ज़मीन को छोटे छोटे किसानों को रेंट पर देता था। लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा उस ज़मींदार को ये छूट दी जाती थी कि वो इन छोटे छोटे किसानों से जितना ज़मींदार का मन करे उतना रेंट ले सकता था। तो ज़मींदार क्या करता था, ज़मींदार एक सर्टेन अमाउंट ब्रिटिशर्स के पास जमा करवाता था। जितना पैसा वो ब्रिटिशर्स के पास जमा करवाता था उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वो छोटे छोटे किसानों से वसूल करता था। यानी कि ज़मींदार अपने प्रॉफिट के लिए छोटे छोटे किसानों पर बड़ा रेंट लाद देता था ज़मीन का, जिससे हमारा जो किसान था, जो फसल उगाता था, वो जो फसल उसने उगाई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रेंट के रूप में ज़मींदार को दे देता था। तो इस ज़मींदारी सिस्टम ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था उस टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर या उससे पहले। इसके बाद में दूसरा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्री के सेक्टर में कैसे हुआ? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर, पहले वो वर्ल्ड फेमस थी। उस हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की एक रेपुटेशन होती थी इसकी वैरायटी और क्वालिटी के लिए। हमारे यहाँ इस तरह के कालीन वगैरह ये बनाए जाते थे जिनकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड होती थी इनकी क्वालिटीज़ के बेस पर ये हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिशर्स ने दो तरीके अपनाए। कैसे? हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, वे चीज़ें जो एक्सपोर्ट की जाती थी, ब्रिटिशर्स ने उन चीज़ों के एक्सपोर्ट पर बहुत भारी एक्साइज ड्यूटी लगा दी। जैसे 100 रुपये का एक कालीन बनाया गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में, और जब ये सेल होने के लिए वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में जाता था, एक्सपोर्ट होता था, तो इसके ऊपर ड्यूटी लगा दी गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया गया 150%, 200%, 100%। मान लो इसके ऊपर 100% ही टैक्स लगा। अब इसकी प्राइस कितनी हो गई? 100 रुपये उसकी प्राइस थी, 100 रुपये टैक्स हो गया 200 रुपये। जब प्राइस बढ़ी, पहले टैक्स नहीं लगता था तो प्राइस 100 रुपये में सेल होता था, अब वो कहाँ कितने में सेल होगा फ़ौरन में? 200 रुपये में। तो उस कंडीशन में प्राइसेस बढ़ने के कारण हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जो डिमांड होती थी पूरे वर्ल्ड में, प्राइसेस बढ़ गई, इसलिए लोग डिमांड कम करने लग गए। तो पहला तरीका तो ब्रिटिशर्स ने क्या यूज़ किया कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगा दी, हैवी टैक्स लगा दिया। दूसरा तरीका उन्होंने क्या अपनाया हमारी इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करने के लिए? दूसरा तरीका उन्होंने ये अपनाया कि अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया हुआ था उस टाइम पर, औद्योगिक क्रांति आई हुई थी। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी गुड्स बनती थी और उन गुड्स को वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेल के लिए भेजा जाता था, एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में बनी हुई गुड्स का। और इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था। तो जब वहाँ से ब्रिटेन से चीज़ें तैयार होकर, गुड्स तैयार होकर इंडिया में सेल होने के लिए आती, तो उन्होंने जब वो सेल होने के लिए आएंगी तो ब्रिटिशर्स के लिए तो ये क्या होगा? एक्सपोर्ट, और हमारे लिए क्या होगा? ये इंपोर्ट। तो ब्रिटिश से जो चीज़ें तैयार होकर आती थी उनको टैक्स फ्री कर दिया गया। मतलब उनकी चीज़ें आएंगी अपने यहाँ,
तब तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई चीज़ वहाँ पर 10 रुपए की बनी है और वो 15 रुपए की सेल करते हैं वहाँ पर प्रॉफिट के साथ, तो 15 रुपए में ही हमारे मार्केट में पहुँच रही है वो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। उनकी फिनिश गुड्स पर इंडिया में सेल होता था तो कोई टैक्स नहीं था, जिससे उन गुड्स की प्राइस थी कम, इसलिए हमारे मार्केट में उन गुड्स की डिमांड तो बढ़ने लगी। और हमारी गुड्स जो हमारे इंडियन मार्केट में सेल होती थी या फॉरेन में सेल होती थी, उन पर लगा दिया गया हैवी टैक्स। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे हमारे यहाँ बनी हुई गुड्स की डिमांड तो कम हो गई और उनके यहाँ बनी हुई गुड्स की डिमांड है वो बढ़ गई। तो इस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगभग तबाह हो गई, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ में बनी हुई गुड्स को कोई ख़रीदने वाला नहीं था और उनकी इंडस्ट्रीज से बनी हुई चीज़ें थी वो अपने यहाँ सस्ती आ रही थी, क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं थी। तो उस कारण हमारे इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट का सेल ही नहीं हो पा रहा था, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरह से बर्बाद होती चली गई। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमें इस तरह से एक्सप्लॉइट किया। तीसरा पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंडियाज़ का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो एक्सप्लॉइट किया गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है, वो पॉलिसी जिसमें अपने यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, कहाँ पर, ब्रिटेन में इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया हुआ था, उनकी इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी। अपने यहाँ रॉ मटेरियल है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन में, वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर वापस इंडिया आता था। तो अपना यहाँ से जब रॉ मटेरियल जाता था उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता था, जबकि तो जब उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता था तो उस कंडीशन में ब्रिटिशर्स के लिए वो रॉ मटेरियल सस्ता होता था। जब ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल सस्ता मिलता तो उस कंडीशन में क्या होता, उनकी जो कॉस्ट होती थी वो भी कम होती थी, और जब गुड्स तैयार हो जाती थी उस रॉ मटेरियल से तो उसकी प्राइस भी कम आती थी। तो अपना यहाँ का रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज़ को ना मिलकर ब्रिटिशर्स को मिला। दूसरी चीज़, अपने यहाँ से जो चीज़ एक्सपोर्ट हुई वो ड्यूटी फ्री रखी गई, टैक्स फ्री रखी गई। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अपना सारा रॉ मटेरियल वहाँ चला गया और वहाँ से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर यहाँ सेल हुआ। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को ना तो रॉ मटेरियल मिला और ना ही हमारी इंडस्ट्रीज़ में बने हुए प्रोडक्ट सेल हो पाए। तो इस तरह से किसी भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसमें उसको ना रॉ मटेरियल मिल पाया और ना ही उसकी सेल हो पाई, बर्बाद होता चला गया। तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में हम रॉ मटेरियल के बहुत भारी एक्सपोर्टर बन गए, सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। और कोई भी इकोनॉमी जो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती है वो इकोनॉमी बैकवर्ड ही रहती है। रॉ मटेरियल का यूज़ यदि इकोनॉमी के अंदर ही हो जाता है तो इकोनॉमी डेवलप कर जाती है, लेकिन जब हम रॉ मटेरियल को ही बाहर सप्लाई कर देंगे तो उस कंडीशन में इकोनॉमी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो पहली चीज़ तो ये रखी गई कि रॉ मटेरियल पर किसी भी तरह का ड्यूटी नहीं लगाई गई, जिससे वो फॉरेनर को, विशेष रूप से ब्रिटिशर्स को सस्ता मिलता था। दूसरा, वहाँ से जो गुड्स आती थी बनकर तैयार होकर, वो उन पर भी किसी भी तरह का एक्साइज ड्यूटी नहीं लग पाती थी, जिससे वो गुड्स हमारे मार्केट में सस्ती होती थी और हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ में बनी हुई जो गुड्स थी वो तुलनात्मक रूप से महंगी होती थी। तो उस कंडीशन में हमारे इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद हुआ, साथ साथ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी खराब हो गया। तो ये 3 पॉइंट थे इस टॉपिक में जिनके थ्रू ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉयटेशंस किया। इसके बाद में अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आज़ाद हुए उस समय इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या फीचर्स थी,
इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।